Hello everyone, welcome to all of you in my YouTube channel Mathematics Tutorial। तो गाइस आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के लेक्चर नंबर 3 की। दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पे। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है या किसी ने स्टार्टिंग नहीं देखी है तो मैं उसको रिकमेंड करूँगी वो वीडियो का लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 देख के है। पहले सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का फर्स्ट लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड सारी चीज़ों को कवर कर रखा है और सेकंड में हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जान रखा है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे वेरिएशन होते हैं ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख रखी हैं रोटेशनल मोशन के थ्रू। अब आगे बढ़ते हैं। आज बारी है बात करने की एंगुलर मोमेंटम को समझने की। भाई इससे पहले हमने काइनेटिक एनर्जी जैसे लीनियर मोशन में पढ़ा था, तो रोटेशनल मोशन के केस में हम लोगों ने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था। जैसे लीनियर वेलोसिटी था, लीनियर एक्सेलरेशन था, तो ऐसे एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन मिला था। उसके थ्रू हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट की थी फॉर रोटेशन। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अब बारी है हम लोग किसको समझने जा रहे हैं। आज हम लोग समझेंगे एंगुलर मोमेंटम को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार ये फिर से आपकी प्रीवियस स्लाइड से जिन्होंने नहीं देखा है मैं फिर से रिकमेंड कर रही हूँ यार, देख लो प्रीवियस वीडियो, आप ही के लिए हेल्पफुल होंगे। काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा इन वीडियोस के थ्रू आपको। यार एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर एक बारी में आपको नहीं समझ में आता आप बार बार उन चीज़ों को वीडियो को पॉज कर करके देखो। बार बार उस चीज़ को देखते रहोगे, एक बार, दो बार, 3 बार, कम से कम 3 से 4 बार एक चीज़ को देखोगे तब जाके उसका इम्पैक्ट पड़ता है। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है यार, जब तक आप इसको विजुलाइज नहीं करोगे, इमेजिन नहीं करोगे, तब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा। क्लैरिटी आपको सब्जेक्ट तब देगा जब आप इसको विजुलाइज करना सीख जाओगे। मैं जैसे चीज़ों को बता रही हूँ, जैसे जैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, सेम वे में आप उसको विजुलाइज करना सीखिए यार। ऐसे नहीं समझ में आएगा कि मैंने बता दिया और आपने रट लिया। रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, रटने वाली कहानी बहुत पुरानी थी। जो रटना था वो हमने रट लिया, अब रटने से काम नहीं चलने वाला। तो यार हमें क्या करना होगा, हमें हर एक चीज़ को स्मार्टली विजुलाइज करना होगा सबसे पहली चीज़। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करना होगा। ये सारी चीज़ें अगर आ गई देन आपको फिजिक्स आ जाएगी, इतनी कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। तो हाँ, सबसे पहले हम लोग आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यार टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन क्या होता है वो देख लो। चलो भाई इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो सपोज करो क्या कह रहे हैं, कंसीडर अ सिस्टम इज मूविंग अराउंड एन एक्सिस या मूविंग अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस। तो ये एक आपका एक्सिस है, इसके अराउंड ये बॉडी आपकी मूव कर रही है, ये सिस्टम है, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स है ना। सपोज करो ये वाला पार्टिकल है ऑफ मास m1, सेकेंड पार्टिकल इज ऑफ मास m2, थर्ड पार्टिकल इज ऑफ मास m3। इस तरह के कई सारे पार्टिकल्स हैं, 3 पार्टिकल मैंने यहाँ पे शो कर रखे हैं। तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से m1 का डिस्टेंस इज r1, डिस्टेंस ऑफ मास m2 फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज r2, सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ मास m3 विद एक्सिस ऑफ रोटेशन इज r3। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको गिवन है क्लियरली। ड्यूरिंग रोटेशन द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ईच पार्टिकल विल बी सेम बट लीनियर एक्सेलरेशन विल बी डिफरेंट। हाँ यार ये काम की चीज़ कही, देखो ये आपका इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट हो रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो यार ओमेगा जब आपका फिक्स है, ये क्वांटिटी फिक्स है, एंगुलर वेलोसिटी फिक्स है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होगा। ठीक है, सबके लिए एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगा। ठीक है, तो अल्फा सेम हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्टिकल फॉर फर्स्ट पार्टिकल, इस पे फर्स्ट पार्टिकल मतलब m1 मास वाले पार्टिकल पे जो हमारा टॉर्क एक्ट करेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ इंटू आर, आपको पता है। तो टाउ1 इज इक्वल्स टू f1r1। ये लाइन एकदम क्लियर हो गई। उसके बाद क्या कह रहे हैं, देखो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, पढ़ रखा है। तो टाउ1 इज इक्वल्स टू m1a1r1। फर्स्ट पार्टिकल के लिए अगर हम एक्सेलरेशन सपोज करते हैं a1 है तो m1a1 हो गया इंटू r1, एज इट इज लिख दीजिए। अब देखो एक चीज़ और पता है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, a इज इक्वल्स टू आर अल्फा। तो वो पुट कर दीजिए, a की वैल्यू आपने पुट करनी है आर अल्फा। तो a1 के केस में r1 अल्फा, अल्फा 1 नहीं करना है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 ऑल आर सेम एज अल्फा। सबके लिए देखो यहाँ पे ये लाइन वही कह रही है कि सबके लिए आपका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो सेम है। ठीक है,
तो टावन इज इक्वल टू m1r1 अल्फा इंटू r1। तो देखो r1 दो बार दिख रहा है ना इस लाइन में, तो r1 स्क्वायर कर दो। टावन इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर इंटू अल्फा। ओके, आई गेस यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। तो यार बाकी सिमिलरली टॉर्क एक्टिंग on the other particles will be tau 2 is equals to m2r2 square alpha, tau 3 is equals to m3r3 square into alpha, tau 4 is equals to m4r4 square into alpha। सिर्फ 1 2 3 4 का वेरिएशन आएगा। फर्स्ट पार्टिकल के लिए इनिशियल में 1 लिया है, सेकेंड पार्टिकल के लिए 2, थर्ड पार्टिकल के लिए 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो नेट टॉर्क कितना आएगा। टॉर्क tau इज इक्वल्स टू tau 1 tau 2 tau 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू जहाँ तक भी होगा। तो सबकी वैल्यूज पुट कर दो। tau is equals to tau 1 means m1 r1 square alpha plus tau 2 means m2 r2 square alpha plus tau 3 means, चलो यार tau 3 मिसिंग है, tau 4 है, ये 4 को 3 कर लेना, दोनों जगह पे 3 कर दीजिएगा, m3 r3 square alpha। ओके, तो नेक्स्ट टाइम क्या आ जाएगी, tau is equals to m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे फिर करेक्ट कर लेना m3 r3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन टाइम्स अल्फा। अल्फा कॉमन दिख रहा है, अल्फा आप कॉमन निकाल दो। तो tau इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में जितनी भी चीज़ लिखी है वो किसकी वैल्यू है, दैट इज समेशन एम आर स्क्वायर। यहाँ पे अगर आई लिख दो, आई फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटिव, तो tau इज इक्वल्स टू समेशन एम आर स्क्वायर टाइम्स, ये बाहर अल्फा लिखा ही है, अल्फा लिख दो। और ये क्या होता है, ये तो था अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, tau इज इक्वल्स टू आई अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा। इससे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, या कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड ये रिजल्ट आपको प्रूव करवा लेता है एग्जाम में। कुछ एग्जाम्स में अगर आप देखिएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करूँ अगर मैं, तो इस पे बेस्ड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, कहीं ना कहीं इसको यूज़ करा के कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको ज़रूर देगा। तो आई गेस समझ में आया होगा ये चीज़ आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, एंगुलर मोमेंटम, ये भी बहुत सही टॉपिक है यार, मिस नहीं करना एक भी टॉपिक, हमें कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब आप स्किप करना स्टार्ट करते हो ना तब आपके कॉन्सेप्ट लैप्स कर जाते हैं। वहाँ पे जानते हो होता है क्या है, जब सारी चीज़ें कोलैप्स कर जाती हैं ना तो आपको समझ में नहीं आता कि मैं अलग कैसे करूँ। तो बेसिकली हर एक कॉन्सेप्ट को अलग अलग समझो, इंडिविजुअली समझते रहो। जितना ज़्यादा क्लैरिटी होगी उतना ज़्यादा समझ में आएगा, उतना ही ज़्यादा और उतनी ही जल्दी आप चीज़ों को विजुलाइज कर पाओगे और क्वेश्चन पे उतनी जल्दी अटैक कर सकते हो। ठीक है, तो यार कह क्या रहे हैं, देखो द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी नहीं, इसको एंगुलर मोमेंटम कर देना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ठीक है, J इज इक्वल्स टू आई अल्फा, लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल्स टू क्या होता था, mv, मास इनटू वेलोसिटी। मैंने आपको हर बारी बताया यहाँ पे मास रिप्लेस हो जाएगा रोटेशनल मोशन के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, लीनियर वेलोसिटी रिप्लेस करने के लिए बैठा हुआ है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन J इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई ओमेगा, सिंपल। ठीक है, देख लो फॉर्मूला भी वही लिखा है, J इज इक्वल्स टू आई ओमेगा एंड J इज इक्वल्स टू P इंटू आर। हाँ, J का फॉर्मूला एक और होता है P इंटू आर। P क्या है आपका लीनियर मोमेंटम एंड R जो एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन होती है ना, उससे डिस्टेंस है ये बॉडी की। ठीक है, वो है R। इट्स यूनिट इज जूल सेकेंड, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। हाँ जी, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आप सपोज करते हो कि आपके पास कोई आर्बिट्रेरी शेप की बॉडी है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, फर्स्ट पार्टिकल ऑफ मास m1, सेकेंड पार्टिकल ऑफ मास m2, थर्ड पार्टिकल ऑफ मास m3, इस तरह से, और ये किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है विद वेलोसिटी ओमेगा। तो फर्स्ट पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा, अच्छा फर्स्ट पार्टिकल का यहाँ से डिस्टेंस कितना है r1, सेकेंड पार्टिकल का डिस्टेंस r2, थर्ड पार्टिकल आपका जहाँ कहीं भी दिख रहा हो ये है, इसका डिस्टेंस r3 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए लीनियर मोमेंटम की एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू J1 इज इक्वल्स टू P1 R1, क्योंकि आपको पता है J इज इक्वल्स टू P इंटू R होता है, फॉर्मूला जस्ट अभी हमने देखा है। तो J1 इज इक्वल्स टू P1 R1, P कैन बी रिटन एज लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल्स टू M इंटू V,
मास इंटू वेलोसिटी, तो m1 v1 वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। एंड v कैन बी रिटन एज, अभी जस्ट आपने पढ़ा v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो v की वैल्यू आर ओमेगा पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, J1 इज इक्वल्स टू m1 r1 ओमेगा टाइम्स r1, ठीक है। तो v1 की वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट लाइन में क्या है, देखिए r1 दो बारी लिखा है तो r1 स्क्वायर कर दो यहाँ पे, तो J1 इज इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। अब शायद आपको क्लियर दिखने लग गया होगा, हाँ जी, तो ये वाली लाइन जो थी अब क्लियर दिख रही होगी, ठीक है। सिमिलरली फॉर अदर पार्टिकल्स, J2 की वैल्यू m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, J3 विल बी m3 r3 स्क्वायर ओमेगा, J4 विल बी m4 r4 स्क्वायर ओमेगा। तो नेट J की वैल्यू क्या आ जाएगी, J1 प्लस J2 प्लस J3 प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अब हर बारी हमको सारे J की वैल्यू पुट करनी है। J इज इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस J3 की वैल्यू m3 r3 स्क्वायर ओमेगा प्लस एंड सो ऑन। देखो सब में यार यहाँ पे ये वाली लाइन को नोटिस करो तो एक टर्म कॉमन है, दैट इज ओमेगा, तो ओमेगा को कॉमन लो। J इज इक्वल्स टू दिस ब्रैकेट टाइम्स ओमेगा। What is the value of this bracket? This bracket is m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square plus and so on. You know that this bracket can be written as this. The value of this bracket will be summation m r square. जहाँ आप नीचे सबस्क्रिप्ट में चाहो तो i को यूज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे i यूज कर लेना, समेशन i फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटिव, ठीक है। और इस पूरे टर्म की बोले तो इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू आई होने वाली है, कैपिटल आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कई सारे डेरिवेशन में लाइन से हम लोग यही काम करते चले आ रहे हैं, तो आई गेस ये वाला ट्रिक तो अब तक दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ये देखते ही स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि यार यहाँ पे ऐसे उड़ा देना है इन चीज़ों को, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, बहुत बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। J इज इक्वल्स टू समेशन एम आर स्क्वायर टाइम्स ओमेगा, और इस समेशन एम आर स्क्वायर को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही था हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। J इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। लो मैंने दोनों फॉर्म आपको बता दिए कैसे आए, कहाँ से आए, ठीक है। अब देखो यार क्या करते हैं, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, कर दो डिफ्रेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू टी, ये लाइन इरेज कर दो, हाँ जी, डिफ्रेंशिएट कर दिया। डी डी टी ऑफ J विल बी इक्वल्स टू आई टाइम्स डी ओमेगा बाई डी टी। देखो यार, जैसे आपका मास टाइम के रेस्पेक्ट में फिक्स होता है, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो ज़ीरो मिलता है, उसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी तो हम लोग अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें ज़ीरो मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे आई को डिफ्रेंशिएट नहीं किया, आई को एज अ कॉमन ट्रीट कर दिया, आई को बाहर निकाल दिया, डी ओमेगा बाई डी टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या लिखा है यार, पहचानो, डी ओमेगा बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज angular velocity is, rate of change of angular velocity is angular acceleration। तो d ओमेगा बाई डी टी की वैल्यू अल्फा, डी जे बाई डी टी इज इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है। और आई अल्फा जस्ट अभी पढ़ा है, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा आपका फॉर्मूला होता है। तो टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा पुट कर दो, डी जे बाई डी टी इज इक्वल्स टू टाउ, कहाँ पढ़ा था, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, भूल गए होगे, देख लो यार, देख लो देखो, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, दिखा, अब ज़रूर दिखेगा, अभी तक नहीं दिख रहा था किसी को, पढ़ते कहाँ हो तुम लोग। सो डी जे बाई डी टी विल बी टाउ। कम टू द नेक्स्ट वन। अभी क्या है यार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बहुत पुराना हो चुका है, हर किसी को आता है, बात करते हैं हर बारी जब भी हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो बेसिकली लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। लेकिन भाई जब मोमेंटम कंजर्व होता है तो बेसिकली लॉजिक के अकॉर्डिंग हमारा लीनियर और रोटेशनल दोनों ही मोमेंटम एंगुलर दोनों ही मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए ना। तो हाँ जी, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन, कि वो कैसे कंजर्व होता है। देखो, डी जे बाई डी टी इज इक्वल्स टू टाउ, ये तो होता है जस्ट अभी हमने देखा है प्रीवियस स्लाइड में। इफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज ज़ीरो, अगर कोई टॉर्क ना एक्ट करे तो टॉर्क जो एक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए, देन डी जे बाई डी टी विल बी ज़ीरो और डी जे इज इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब समय के साथ जो भी चेंजेस आ रहे हैं, किसमें व्हाट वाज जे,
एंगुलर मोमेंटम, बॉडी के एंगुलर मोमेंटम में टाइम के रेस्पेक्ट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो ज़ीरो हो जाएं तो हम कहेंगे कि हमारा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। सिंपली ये डिपेंड किस पे कर रहा है, टॉर्क पे। अगर टॉर्क ज़ीरो है, कोई भी टॉर्क नहीं एक्ट कर रहा है सिस्टम पे, तब हम कहेंगे हमारा जे कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, हाँ जी, अब बात आती है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड। तो किसी थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे निकालते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी होंगी देख लो। तो थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमने थिन रॉड कंसीडर की है ऑफ लेंथ कैपिटल एल। तो इसमें चीज़ों को लिखना पड़ेगा मुझे। इसकी लेंथ कितनी, कैपिटल एल। सपोज कर लो इसका मास कितना है, इट्स मास इज कैपिटल एम, ठीक है। और ये इस एक्सिस के अलोंग हमें निकालना है, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलोंग निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ से हाफ लेंथ कितनी हो जाएगी, L/2, दिस हाफ लेंथ, और ये वाली हाफ लेंथ अगेन L/2, ठीक है। ये L/2 फिर से। चलो भाई, अब क्या क्या चीज़ें हैं, ये डिस्टेंस x है, इसी पे हमने एक स्मॉल स्ट्रैप कंसीडर कर रखी है। स्मॉल स्ट्रैप जिसका डिस्टेंस ले लेते हैं dx, जिसकी लेंथ यार कितनी है, dx है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। किसका, इसी रॉड का। किस एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग। इस एक्सिस को कुछ नाम भी दे दिया जाए, अदरवाइज फिर इस एक्सिस कितनी बार बोलूँगी मैं, अलोंग y एक्सिस है ना, y, दिस इज y डैश, y डैश के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो यार चलो फाइंड आउट करते हैं। सपोज करते हैं, मान लिया था इसका मास कितना था, m, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। जो स्मॉल सेक्शन है, एक सेकेंड, कलर चेंज, हाँ जी, ये वाला जो स्मॉल सेक्शन आपको दिख रहा होगा, इसका मास कितना हो जाएगा। पहले यूनिट लेंथ की रॉड होती तो उसका मास क्या होता, मास ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड, m/l, मास को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो। और इस वाले पोर्शन का जो एलिमेंट्री पोर्शन है उसकी तो लेंथ dx है ना, इट इज़ नॉट dr यार, इट इज़ नॉट dr। तो इसको यहाँ पे आपका आई गेस l था, तो इसको l कर दो। ओह, ये हाइलाइटर आ गया था, तो इसको l कर दो, और ये आपका dx, ठीक है। तो अगर यूनिट लेंथ की रॉड होती, समझो बात, तब उसका मास निकल के आता है m/l, ठीक है। तो अगर dx लेंथ की हमने एलिमेंट्री रॉड ये वाला पोर्शन कंसीडर कर लिया, तो इस पोर्शन के लिए मास कितना निकल के आएगा, m/l इंटू इसकी लेंथ कितनी है, dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट विल बी, इसको लिख सकते हैं, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट will be small element is equals to m/l times dx, ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग y डैश क्या हो जाएगा, इसी स्मॉल पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालते हैं हम लोग, di is equals to dm इंटू आर स्क्वायर या एक्स स्क्वायर। इसका डिस्टेंस x है, देख लो, इसका डिस्टेंस जो है इस एलिमेंट्री पोर्शन का x है, किससे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं ना, तो डिस्टेंस x है तो x का स्क्वायर, ठीक है। चलो यार, dm की वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू है, तो di इज इक्वल्स टू dm बोले तो m/l dx इंटू एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये di की वैल्यू आ गई। अब हम इस पूरे टर्म को इंटीग्रेट कर लें तो हमें पूरी की पूरी रॉड का
जो एल लेंथ की रॉड है पूरी की पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग जाएगा। लेकिन इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, देखो यहाँ आई है तो मतलब 0 से आई तक हो सकता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे dx दिख रहा है तो मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, देख लो डायग्राम के थ्रू। एक बार इस डायग्राम में सब कुछ इरेज करते हैं पहले। हाँ जी, देखो इस x की वैल्यू, ये जो एलिमेंट्री पोर्शन है इसकी लेंथ थी dx, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो इस x की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी रॉड है ना ऑफ लेंथ l, तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू थी l/2 और यहाँ से यहाँ तक अगेन इट वॉज l/2, ठीक है। तो -l/2 फ्रॉम -l/2 टू l/2 वेरिएशन होगा। देखो x कहाँ से कहाँ तक आएगा, अगर इसको रियल लाइन टाइप से समझो, ठीक है, तो इस साइड वैल्यूज निगेटिव, इस साइड पॉजिटिव, हाफ लेंथ l/2, तो इस साइड आपके राइट साइड जो हाफ हो रहा है वो प्लस l/2 और लेफ्ट साइड जो हाफ हो रहा है माइनस l/2। तो माइनस l/2 से प्लस l/2 तक ही तो x की वैल्यू हो सकती है, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। चलो यार पुट करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम -l/2 टू +l/2। इंटीग्रल di from 0 to I will be m/l, ये तो कॉमन ही रहेगा, x² इंटू dx फ्रॉम -l/2 टू l/2। क्या आ जाएगा यार, I अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू m/l, इसकी वैल्यू आएगी m/l। x² की वैल्यू यार आपको पता है बहुत अच्छे से x³ होती है अपॉन में 3, इसका इंटीग्रल फ्रॉम -l/2 टू l/2, ये वैल्यू आ जाएगी। ओके चलो यार आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्लाइड में देख लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करना है, करते हैं अप्लाई। LHS में हमारे पास i -0 बोले तो i आएगा, RHS में क्या आने वाला है देख लो, m/l अपॉन 3 ले लो, क्या आ जाएगा m/3l। ब्रैकेट में आपके पास क्या चीज़ें आएंगी, देखो l³/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो अप्लाई कर दो, x³ था ना, l/2 का होल क्यूब कर रही हूँ, l³/8 माइनस माइनस l/2 का होल क्यूब करना है तो माइनस माइनस प्लस l³/8, ठीक है। तो ये वैल्यू सिंप्लीफाई करके आ जाएगी m/3l, तो और ये आपके पास आएगा 2l³/8, ठीक है। इस l से एक पावर कम हो जाएगी, कैंसिल करिए, i इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, और ये 2 4 8 ml²/12, इट विल बी ml²/12। तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका रॉड का कितना आ गया, ml²/12, ठीक है। जब सेंटर के अलोंग हम लोग इसको रोटेट करते हैं, ठीक है। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपकी थिन यूनिफॉर्म रॉड का, जिसका एक्सिस इसके सेंटर के परपेंडिकुलर है। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो भाई इस बार ही हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये mr² होता है, कैसे होता है ये चीज़ें देखते चलो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे निकालने का तरीका सीख लो। इसमें भी करेंगे हम लोग, ये आपकी रिंग है, ठीक है, जिसका रेडियस हमने r कंसीडर किया है, इस एक्सिस के अलोंग हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो अब इसमें भी काम कुछ नहीं करना है, एलिमेंट्री पोर्शन कंसीडर कर लो, रिंग है तो कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, तो ये हमने एलिमेंट्री पोर्शन कंसीडर कर लिया, इतना सा आपका एलिमेंट्री पोर्शन ऑफ लेंथ, इसकी
लेंथ ले लो dx, ठीक है। ये ग्रीन ना समझ में आए हम रेड से ले सकते हैं, ये रेड वाला एलिमेंट्री पोर्शन ऑफ लेंथ dx, ठीक है। तो यार सपोज कर लो इस पूरी रिंग का मास m था, ठीक है। तो ये आपकी रिंग किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में रहेगी। तो मतलब ये जो था साइड साइड में ही तो इसमें वायर है रिंग में, बीच में तो खाली है ना। तो सरकमफ्रेंस, इसको जैसे हम ब्रेक करते हैं, इस पॉइंट से ब्रेक करो तो ये एक सीधा सा वायर हो जाएगा ना, ठीक है। सरकमफ्रेंस इस वायर की लेंथ हो जाएगी। तो अगर पूरी रिंग का मास m है, ठीक है, तो इसका मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रिंग विल बी m/2πr, ठीक है। इस पूरी लेंथ से डिवाइड करेंगे ना, यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रिंग, ठीक है। ये मास पर यूनिट लेंथ है। अगर चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रिंग। ये मास पर यूनिट लेंथ हमने निकाली है m/2πr, ठीक है। अब इस एलिमेंट्री पोर्शन का मास कितना आ जाएगा भाई, dx से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट स्लाइड में आइए, dx से मल्टीप्लाई करते हैं। मास ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन विल बी मास ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन is equals to m/2πr इंटू dx, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यार अब क्या आने वाला है, स्मॉल पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया di इज इक्वल्स टू dm इंटू r स्क्वायर। r स्क्वायर क्यों लिखा है इस बारी, देखो सेंटर से ये इस एक्सिस के अराउंड चाहिए था ना, इस एक्सिस के अराउंड, तो इससे इस पोर्शन का डिस्टेंस कितना है, r है ना, कैपिटल R रेडियस, तो इसलिए r स्क्वायर कर दिया, डिस्टेंस इज r, ठीक है। और यही था हमारा dm। यार यहाँ पे कंफ्यूज मत हुआ करो, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन, ठीक है। तो ये आ गया di इज इक्वल्स टू दिस थिंग। अभी क्या करना है यार, अब इस बारी फिर से हमको dm की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेनी है। di विल बी, dm बोले तो m/2πr 2πr इंटू dx इंटू r स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये r कैंसिल हो गया, m/2π dx, इट विल बी m/2π dx। dm इज इक्वल्स di इज इक्वल्स टू m/2π dx। ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है देख लो, यहाँ पे देख लो यार, इसको हम लोग 0 से 2πr, इसकी लेंथ कितनी हो सकती थी, ये dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे ना, तो इसकी लेंथ मिनिमम 0 हो सकती थी और मैक्सिमम 2πr, ठीक है। कितना सरकमफ्रेंस हो सकता था, 2πr, सरकमफ्रेंस के इक्वली ना, तो 2πr हो सकता है सरकमफ्रेंस। तो इंटीग्रेट कर लो, di from 0 to I is equals to m/2π is constant, that's why यहाँ लिखूंगी इसको dx from 0 to 2π r, ओके। इसको और क्लियर कर दो, इट विल बी, कितना आ जाएगा यार, 2π r, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा i इज इक्वल्स टू m/2π। अब मैं डायरेक्ट इंटीग्रल फाइंड आउट कर रही हूँ, ये आपका काम है। इसका इंटीग्रेशन आएगा x, यहाँ पे लिखे दे रही हूँ, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2πr। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे वैल्यू 2πr आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाइए, i इज इक्वल्स टू m/2π टाइम्स 2π, दिस इज कैपिटल R, तो 2π कैंसिल, i इज इक्वल्स टू m/r, ओके। जस्ट वेट, कुछ मिस कर गई,
यहाँ पे एक शिट, ये हाँ जी, यहाँ पे आपका आर था ना, इस आर को मैं लिखना भूल गई, तो यहाँ पे ये आपका कैपिटल आर लिखा हुआ है, यहाँ पे कैपिटल आर हर बारी लिखा है। देख लो इस स्लाइड में आके, यहाँ पे ये आर था ना, ये आर लिखना मिस कर गई थी मैं, ठीक है, एक पावर ही तो कैंसिल हुई थी। चलो यार, इसको हम लोग मेंटेन कर लेते हैं। यहाँ पे आपका आर आएगा और आर इंटू आर विल बी आर स्क्वायर, आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका किसका हो गया, रिंग का, ठीक है। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो यार इस बारी हम लोग किसका, रिंग का, सॉरी डिस्क का, नॉट रिंग, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ये आपकी डिस्क बनी हुई है, देख लो किस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ, ये आपकी डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अराउंड आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालने वाले हैं, ठीक है। ये इसका सेंटर ओ गिवन है। यहाँ पे फिर से हम लोग एक एलिमेंट्री इस बार शेल कंसीडर करेंगे। देखो आपकी जो डिस्क रहेगी वो इस शेप की रहेगी, इस बारी डिस्क पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइड में मास है, ये पूरी एक प्लेट टाइप का है। इस प्लेट में हम लोग एलिमेंट्री पोर्शन कंसीडर करेंगे। एलिमेंट्री पोर्शन कैसा कंसीडर करते हैं, एलिमेंट्री पोर्शन वो छोटा सा टुकड़ा, छोटे से छोटा टुकड़ा जिससे मिल करके ये पूरा पोर्शन बना हुआ हो। तो ऐसे कई सारी रिंग रखी होंगी, छोटी छोटी रिंग रखी होंगी, जो ग्रीन वाली मैं बना रही हूँ। इस तरह कई सारी रिंग होंगी छोटे छोटे साइज की, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कई सारी रिंग ऐसे रखते गए, तब जाके आपका डिस्क बना है। वो होता है हमारा एलिमेंट्री पोर्शन। हर किसी चीज़ में हमें एलिमेंट्री पोर्शन ढूंढना है। तो यार यहाँ पे हमने एक एलिमेंट्री पोर्शन लिया है। ये जो ग्रीन वाली इस डायग्राम में आपको दिख रही है ना, ग्रीन वाली पतली सी जो एक लाइन दिख रही है, वो है हमारी एक रिंग, एलिमेंट्री रिंग, ठीक है, जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस तो स्मॉल एक्स है, ठीक है। और इस ग्रीन वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये ग्रीन वाला, इस ग्रीन वाले पोर्शन की थिकनेस मान लो dx है। तो मोटाई जो इसकी है थिकनेस वो dx है। इधर एक्स्ट्रा चीज़ें इरेज करने पहले तो क्लियर होगा जल्दी से। तो भाई हम बात किस चीज़ की कर रहे थे, देख लो यार, हम ये कह रहे थे इस बारी सपोज करो कि इसका मास है m, m इज द मास ऑफ दिस डिस्क। डिस्क का मास है ना, तो क्या डिस्क पे कहीं किसी लाइन पे होगा, इसके सरकमफरेंस पे मास होगा? नहीं, इसके पूरे एरिया पे स्प्रेड होगा। डिस्क का रेडियस हमने कैपिटल आर लिया है, तो इस बारी क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया विल बी, क्या बोल रहे हो, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया कितना होगा, कैपिटल M अपॉन पाई आर स्क्वायर। मास पर यूनिट एरिया निकाल लिया। अब इसमें अगर इस ये एलिमेंट्री जो शेल, एलिमेंट्री रिंग हमने कंसीडर की है, इसका मास मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी इसकी लेंथ मल्टीप्लाई कर दें, लेंथ और थिकनेस सब कुछ, तब जाके हमको क्या मिल जाएगा यार, इस रिंग का मास, हमें इस रिंग का मास चाहिए ना, तो मास पर यूनिट एरिया हमको पता है। तो अब मास पर यूनिट एरिया पता है, तो इस एलिमेंट्री पोर्शन का मास कैसे मिलेगा यार, ये सोचने वाली बात है। तो एरिया ऑफ दिस रिंग इज इक्वल्स टू इसका इस एरिया, पहले एरिया निकाल लो क्योंकि ये मास पर यूनिट एरिया है। एरिया ऑफ दिस रिंग विल बी इट्स सर्कमफरेंस इनटू थिकनेस। तो सर्कमफरेंस, पहले एरिया ऑफ द रिंग निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ द रिंग इज इक्वल्स टू, एक एक चीज़ क्लियर करते जाएं, लिखते चलें, एरिया ऑफ द रिंग या एलिमेंट्री रिंग इज इक्वल्स टू, देखो रिंग का एरिया कितना हो जाएगा, dx थिकनेस और मल्टीप्लाई कर दो इसकी जो भी सरकमफ्रेंस है, 2 पाई x आएगी सरकमफ्रेंस, 2 पाई x इंटू डी एक्स विल बी 2 पाई x dx, 2 पाई x इंटू डी एक्स, ये आ जाएगी।
इसका एरिया। देन आफ्टर एरिया ऑफ द रिंग, सॉरी मास ऑफ द रिंग, मास ऑफ द रिंग, रिंग का मास कितना हो जाएगा, एरिया में मल्टीप्लाई कर दो। हमने मास पर यूनिट एरिया निकाला है ना, मास पर यूनिट एरिया को इस एरिया में मल्टीप्लाई कर दो, m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो गया, तो मास कितना निकल के आ गया, डी एम इज इक्वल्स टू 2 m अपॉन आर स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर है इतना? अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, एलिमेंट्री पोर्शन जहाँ फाइंड आउट किया, काम खत्म। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल डालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई इज इक्वल्स टू स्मॉल पोर्शन का डी एम इंटू देखो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस थी x, तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसकी डिस्टेंस हमारे पास x थी, सो दैट्स वाई इट विल बी डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। डी एम की वैल्यू क्या थी, प्रीवियस स्लाइड से चेक कर लो, 2m अपॉन आर स्क्वायर टाइम्स एक्स डी एक्स। पुट कर दो यार, 2m अपॉन 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स और एक्स स्क्वायर इधर का मिलके एक्स क्यूब हुआ dx। अब क्या करने जा रहे हैं, इस बार इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कहाँ से, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू x कहाँ से कहाँ तक हो सकता है तुम्हारा, फ्रॉम 0 टू r, इस 0 से लेके r तक। रिंग कितनी बड़ी हो सकती है, या तो उसकी रेडियस 0 एकदम पॉइंट के बराबर, या फिर मैक्सिमम रेडियस इस डिस्क के बराबर हो। ठीक है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती। इंटीग्रेट कर दो, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट di from 0 to I is equals to 2 m अपॉन r, इतनी चीज़ें कॉमन, x क्यूब dx फ्रॉम किधर से किधर यार, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आर स्क्वायर था तो आर स्क्वायर करिए, अदरवाइज फिर से गड़बड़ी होगी। आर स्क्वायर मुझे कुछ गलत दिखने लगा था यार, फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। चलिए भाई, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रल आ जाएगा i 2m अपॉन आर स्क्वायर, 2m अपॉन आर स्क्वायर। इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब विल बी x टू द पावर 4/4, x की पावर 4/4 फ्रॉम 0 टू r। तो 1/4 तो देखो यार कांस्टेंट टर्म है, इसको कॉमन ले सकते हैं, तो 1/4 को कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में 1/4 को कॉमन ले लो, i इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स 2m अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे बचा आपके पास x टू द पावर 4 फ्रॉम 0 टू r, 2 2s are this, i is equals to m upon, this is m upon 2r square in bracket r to the power 4 minus 0, you will get, देखो r की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो सिंप्लीफाई करेंगे हाफ एम आर स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग इज I इज इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर। ये यार आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो याद तो आपको होना चाहिए, साथ ही मैंने 3 चीज़ का बताया, रिंग का, रॉड का, डिस्क का। ठीक है, इन तीनों का किन पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग मैंने बताया, वो ध्यान में रखिएगा। सॉरी। और सबसे बेसिक चीज़ ये, जैसे आपने एलिमेंट्री पोर्शन पहचाना, मतलब किस टुकड़े से मिलके बनी हुई है, रॉड के केस में देख लो, तो वहाँ आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ईजिली निकाल लोगे। फिर से देख लो यार, जैसे रॉड था अपना, यस, आपका रॉड किससे मिलके बना है, ऐसे छोटी छोटी कई सारी रॉड से मिलके बना है ना। ये एक छोटी सी रॉड रखी हुई है, ये वाली, उसके बगल और थोड़ी सी छोटी सी रॉड, उसी को तो इंक्रीज कर दोगे उसकी लेंथ। स्मॉल रॉड थी जिसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया तो ये बना,
फिर आ जाओ नेक्स्ट आपका रिंग। रिंग के केस में देख लो यार, रिंग तुम्हारा किससे मिलके बना हुआ है, बहुत छोटे छोटे वायर से मिलके बना हुआ है। स्मॉल लेंथ का वायर था DX, उसी से तो मिलके बना है, पूरे ऐसे सर्कमफ्रेंस पे फैला हुआ है ना। तो स्मॉल पोर्शन का वायर था, ये 0 से लेके यहाँ तक बढ़ा दिए पूरा 2πr तक, तब जाके आपका रिंग बन गया। नेक्स्ट इज डिस्क। डिस्क यार कैसे बना था तुम्हारा, बहुत छोटी छोटी कई सारी कॉन्सेंट्रिक रिंग से मिलके बना है। तो ये कॉन्सेंट्रिक रिंग में से कोई एक रिंग उठा लो, एक रिंग पकड़ लो और उस रिंग का सर्कमफ्रेंस, उस रिंग का एरिया निकाल लो। पहले रिंग का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, रिंग की कुछ थिकनेस कंसीडर कर लो, रिंग की थिकनेस में मल्टीप्लाई कर दो रिंग के सर्कमफ्रेंस को। जैसे ही मल्टीप्लाई कर दिए उस रिंग का एरिया मिल जाएगा। और जैसे ही तुमने मास पर यूनिट एरिया निकाल रखा था, मास पर यूनिट एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिंग का मास मिल जाएगा। तो सिमिलरली सॉल्व करते चलना, देख लो ये कैसे वैल्यू आई थी। तो आज के वीडियो में इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।